एपिसोड की शुरुआत होती है कोलानोवा से, जो बोलता है कि मैं अपनी फायर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था, जो मॉन्स्टर है वो एक पेड़ था। और कोलानोवा कहता है अपने टीममेट से, आर्यावत जल्दी से मुझे स्वस्थ करो। आर्यावत बोलती है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम स्वस्थ नहीं हो पा रहे। तभी मॉन्स्टर कोलानोवा पर हमला करता है अपनी जड़ों से। कोलानोवा उसे डिफेक्ट करता है और अपनी टीममेट के एक लड़के को बोलता है, क्या तुम्हें फायर का मैजिक नहीं आता? वो टीममेट बोलता है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें आता है। कोलानोवा बोलता है, ये टीममेट तो एकदम निकम्मा है। पास ही में खड़ी लड़की बोलती है, ये चौकड़ी तो गई, और एकदम खतरनाक स्माइल के साथ ये बोलती है। तो मेरे भाई सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड का बहुत ज़्यादा इंतजार था, तो वो आ चुका है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें एपिसोड 3 के लिए। क्रुक और यूलेसिया एक घर में बात कर रहे थे आपस में, और क्रुक को एक ऑफर मिला था कि वो एक महान जादूगर बन सकता है। फिर यूलेसिया बताती है क्रुक को कि जिसे मैंने तुम्हारे क्रिस्टल बेचे थे वो शाही दरबार में काम करती है और उसका आना जाना वहाँ पर लगा रहता है, तो उसी ने ये ऑफर तुम्हारे लिए दिया है। कुर्त बोलता है, ऑफर तो ये बहुत अच्छा है लेकिन मेरी तरफ से उन्हें मना कर देना। वो मन में सोचने लगता है कि पहली बात तो ये, मैं किसी औरों से ज़्यादा बड़े ओहदे पर काम करने की सोच भी नहीं सकता, और दूसरी है कि वो दोबारा से ड्रैगन दल ज्वाला में शामिल होना चाहता था। फिर कुरुत मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरे पास बहुत काम बचा हुआ है। फिर यूलेसिया बोलती है, पर कुरुत, और उसके बाद कुरुत बोलता, क्रिस्टल तुमने बेचे थे उनसे तुम्हारा कर्ज तो पूरा नहीं हुआ होगा, है ना? फिर उसके बाद यूलेसिया बोलती है, हाँ उनकी कीमत तो मुझे बहुत अच्छी मिली थी लेकिन वो मेरी मेहनत के नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उनमें से एक गोल्ड का सिक्का मैंने रख लिया अपने लिए। फिर कुर्त कहता है, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूलेसिया कहती है, कैसे नहीं करती? अगर मैं इतनी बड़ी रकम लेती तो उसका पाप का भागी मैं ही होती और मैं वो सहन नहीं कर पाती। कुर्त कहता है, क्या? तभी यूलेसिया घबरा जाती है और बोलती है, कुछ नहीं, भूल जाओ तुम उसे। यूलेसिया कहती है, पर हाँ तुम खनिज की खुदाई करते रहना। कुर्त बोलता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पर पहले से ज़्यादा खनिज है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे। फिर यूलेसिया बोलती है, तुम कल रात सोए नहीं? फिर तो कुर्त बोलता है, नहीं मैं सोया था, मैं पूरे 6 घंटे सोया। फिर यूलेसिया बोलती है, क्या पूरे 6 घंटे सोए? फिर यूलेसिया वहाँ पर हिसाब लगाने लगती है कि तुमने घर कितनी देर में बनाया। फिर बोलती है, 5 घंटे लकड़ी हो गए और 3 घंटे लकड़ियों को आकार देने के। फिर कुर्त भी मन में सोचने लगता है, अरे नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया। फिर मन में सोचता है, ड्रैगन दल के साथ तो सिर्फ 4 घंटे ही सोने को मिलते थे। वो लोग कहते थे कि जो सेवक है वो सबसे पहले उठेगा और सबसे लेट सोएगा। फिर कुर्त बोलता है यूलेसिया से, सुनो, जो वक्त में ज़्यादा सोया मैं उसकी भरपाई भी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर यूलेसिया उसे देखने लगती है। फिर यूलेसिया बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम? इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चल देते हैं जंगल की तरफ अपने खनिज की खोज के लिए। फिर यूलेसिया बोलती है, क्या तुम इसी अच्छी जगह क्यों बोल रहे थे? फिर यूलेसिया बोलती है, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुर्त बोलता है, हाँ लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ, खबरों के अनुसार पहाड़ों के नीचे यहाँ पर बहुत सारा भंडार लगा है खनिज का। कुर्त यूलेसिया से बोलता है कि तुम फिर भी 50 मीटर से ज़्यादा गहरा मत खोदना। फिर ये सुनकर यूलेसिया घबरा जाती है और बोलती है, 50? और फिर कुर्त बोलता है, ठीक है सुनो, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। फिर वो उसे देखती है और बोलती है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? क्या हम साथ नहीं खोद रहे हैं? फिर कुर्त बोलता है, नहीं, तुम इस साइड खोदो और मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पर वो कल बहुत बड़ा खनिज मिला था। यूलेसिया उसे देखती है और बोलती है, ठीक है। फिर दोनों ही अपने काम पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि कोई किलकी मारता है और बोलता है, मिल गया, और वो हमारी यूलेसिया थी। यूलेसिया को कुछ कीमती पत्थर मिला था जिसका नाम पुकराज है। वो बोलती है, ये कितना बड़ा है? फिर यूलेसिया बोलती है, इसे बेचने के बाद सोने के 3 सिक्के तो मिल ही जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो बोलती है कि अब जाकर कुर्त को बोलती हूँ कि इसे जादुई रत्न में बदल दे, और फिर बोलती है कि अब मेरी मेहनत की कमाई मुझे मिल ही जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दिल का निशान आता है तो उसे देखकर बोलती है, क्या? वो मन में सोचती है कि उस भोले लड़के से फ्री में मुफ्त में काम नहीं करवाना चाहिए। फिर वो वहाँ से कुर्त को ढूंढने के लिए चलती है और मन में ही सोचती है, पता नहीं कुर्त क्या कर रहा होगा। फिर वो सोचती है कि शायद उसने अभी खनिज के लिए एक सुरंग ही बना दी होगी। फिर वो वहाँ पर सामने देखकर चौंक जाती है और बोलती है, ये क्या है? इतनी ज़्यादा रोशनी क्यों है यहाँ पर? जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो वो बोलती है कि यहाँ पर ये क्या है, और बोलती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी क्यों है? यहाँ की काय भी जगमग है। और फिर वो आगे बढ़ती है और बोलती है, ये क्या? कुर्द ने मेरी सोच से भी 3 गुना ज़्यादा का सुरंग बना रखा है, इतनी बड़ी सुरंग।
और फिर वो वहाँ पर बस चिल्लाने लगती है और वो सोचती है लेकिन देखा जाए तो कुर्द के दायरे में ही आता है, कुर्द ऐसा कर सकता है। फिर यूलेशिया को अंदर से आवाज़ आती है, यूलेशिया। फिर यूलेशिया वहाँ पर देखने लगती है, देखती है कि वहाँ से कुर्द बाहर निकल रहा है एक बॉक्स लेकर, और कुर्द बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आने का सोच ही रहा था। यूलेशिया कुर्द से बोलती है, पूछने में डर लग रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारा काम यहाँ पर कैसा रहा। कुर्द बोलता है कि काम यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, यहाँ पर सिर्फ बेकार पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर कुर्द बोलता है यहाँ पर तो कुछ ही टुकड़े मिले हैं खनिज के। फिर यूलेशिया बोलती है हाँ 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 हाँ। फिर वो बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद जब कुर्द वहाँ से चलकर उन पत्थरों को एक डब्बे में डालता है तो फिर वो बोलती है क्या ये बेकार पत्थर है। फिर उन्हें यूलेशिया बहुत गौर से देखती है और बोलती है ये तो जगमगा रहे हैं। फिर कुर्द बोलता है जितने ज़्यादा ये मुझे मिले हैं इस हिसाब से इनकी कीमत तो बहुत कम होगी। फिर कुर्द बोलता है कि इस धातु का नाम है मिथरेल। फिर ये सुनते ही यूलेशिया चौंक जाती है और एकदम से अचानक से पीछे लड़काती है कुर्द की तरफ। फिर वो बोलती है कि मिथरेल। फिर कुर्द बोलता है क्या तुम्हें पता है मिथरेल के बारे में। फिर कुर्द बोलता है हमारे गांव में तो इतने निकलते हैं कि हमने वो फेंक भी दिए कूड़े कचरे में। फिर यूलेशिया ये सुनकर चौंक जाती है और चिल्लाकर बोलती है पता नहीं कैसे होगा, ये प्लेटिनम और गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा है, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। और फिर वो नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है ये कितना भोला है। फिर कुर्द बोलता है क्या शहर में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्या शहर में इसे पाना बहुत मुश्किल है। फिर यूलेशिया सोचती है अरे ये पूरी दुनिया में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। फिर यूलेशिया बोलती है कि क्या तुम्हारे पास इससे भी कुछ महंगा और कीमती खनिज है। फिर उसकी तरफ लगाती है और तभी बोलता है कुर्द हाँ है ना। कुर्द खनिज का नाम बताता है ओरिहार को। फिर यूलेशिया बोलती है ओरिहार को, देवताओं को कहने वाला महाखनिज। यूलेशिया बोलती है यकीन नहीं हो रहा है कि ये यहाँ पर मिला। फिर कुर्द बोलता है ये तो कहीं भी निकाला जा सकता है, और तभी चिल्लाकर बोलती है यूलेशिया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर वो बोलता है कि अगर तुम 7 किलोमीटर तक खोदोगे तो तुम्हें ये आसानी से मिल जाएगा। फिर यूलेशिया बोलती है क्या तुम 7 किलोमीटर तक खोदकर और 8 घंटे में सिर्फ ऊपर भी आ गए। फिर कुर्द बोलता है हाँ और नहीं तो क्या। फिर यूलेशिया अपने हाथ मारती है अपने माथे पर और बोलती है भूल गई थी कि ये तुम हो। फिर यूलेशिया बोलती है अच्छा ये सब तो ठीक है लेकिन सुरंग का क्या किया। फिर कुर्द बोलता है सुरंग को खुला छोड़ना खतरों से खाली नहीं होता। फिर यूलेशिया चौंक जाती है और सोचने लगती है 8 घंटे में इसने सुरंग भी भर दी और खोद कर ये भी निकाल कर ले आया। फिर यूलेशिया बोलती है अब तो मैं कुछ भी मान लूँगी। फिर वो बोलती है अच्छा, और फिर तभी एक रोशनी आती है और फिर वो दोनों उसी रोशनी की तरफ को लगाते हैं, और वो रोशनी बहुत दूर से आ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे थे। फिर यूलेशिया तभी बोलती है क्या तुमने पहाड़ के बीच में से खोदा। फिर यूलेशिया बोलती है अब काम आसान हो जाएगा। फिर कुर्द बोलता है अगर तुम कहो तो मैं इसे फिर से भर दूँ। फिर यूलेशिया बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुर्द बताता है कि मैंने 2 दिन में खुदाई पूरी कर दी और वापस अमेला आ गए हैं वो दोनों। उन दोनों ने वो सुरंग अपने कस्बे में आने और जाने के लिए ही बनाई थी जिससे कि वो आ और जा सके जल्दी से जल्दी। तो यूलेशिया ने कुर्द से कहा कि वो अपने मुनाफे से कर्ज को चुका लेगी। तभी दिखाया जाता है कि कुर्द हेलो हेलो वर्क पर जा रहा था दोबारा से। फिर तभी जैसे ही कुर्द आगे बढ़ रहा था तभी पीछे से आवाज़ आती है कूहे। जब वो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है बांदाना आप। फिर वो उनके पास जाने लगता है। दरअसल ये पहले ड्रैगन की गिल्ड में ही था ना, तो वहाँ पर ये उसकी दोस्त थी। कुर्द बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोनोलोवा भी आए हैं क्या। फिर वो बोलती है नहीं नहीं मैं ड्रैगन ज्वाला से निकाल दी गई। फिर वो बताती है कि वहाँ पर बहुत कुछ हुआ। फिर वो बताती है कि कोलानोवा ने एक होटल में जाकर तोड़ फोड़ की थी खाने के ऊपर। वो बोलता है कि यहाँ पर बकवास खाना है। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि इनका भुगतान कौन करेगा। कोलानोवा बाहर निकलता है और बोलता है जाहिर सी बात है मैं नहीं करूँगा। फिर अंदर से शॉप का ओनर बोलता है जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाओ, और कोलानोवा वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से आराम आराम से जाता है। बांदाना कोलानोवा से बोलती है कैसा लगा उस शानदार रेस्टोरेंट का खाना। फिर वो चिल्लाकर बोलता है बांदाना कुरे ने जाने से पहले पका हुआ मीट बनाया था, क्या वो अब भी है। फिर वो बोलती है नहीं आपने सब कुछ खा लिया था। फिर वो तभी गुस्से में आकर उसे तलवार दिखाता है और बोलता है तो कुरे को लाओ और हमारा खाना बनवाओ उसे, भले ही तुम्हें उसे मनाना पड़े लेकिन तुम उसे लेकर आओ। फिर वो बोलती है काम हो जाएगा, और ये बोलते ही वो जल्दी से वहाँ से हट जाती है तलवार के आगे से और बोलती है आपका परिवार रतन चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है और वहाँ से भागने लगती है।
फिर वो सोचने लगती है कि इतना हंगामा कर दिया है उसने होटल में जाकर, अब तो वो गिरफ्तार हो ही जाएगा। और वहाँ पर सैनिक भी भाग रहे थे उसे पकड़ने के लिए, और वो बोलती है अब तो ड्रैगन दल का खात्मा हो ही जाएगा, और वो खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है हाँ चाहो तो कैद खाने में मिलने आऊँगी सरदार, और फिर वो वहाँ से ये कहकर भागने लगती है। फिर वो मन में ही सोचती है कि मैं ये इसे सब कुछ तो नहीं बताऊँगी, सिर्फ बताऊँगी कि मुझे भी निकाल दिया गया। फिर कुर्त बोलता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपको उन्होंने कैसे निकाल दिया। और फिर वो बोलता है कि अब मेरा तो ड्रैगन जल ज्वाला में जाना अब नामुमकिन सा लग रहा है। फिर वो बोलती है कि आखिर तुम उसी चौकड़ी में क्यों अटके हुए हो। तभी कुर्त बोलता है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं कोलोनोवा के कर्ज के तले दबा हुआ हूँ। फिर बांदाना सोचने लगती है तुम सम्मान करते हो, और फिर वो बोलती है आखिर कोलोनोवा की एक्टिंग और झूठा का दिखावा बहुत ज़्यादा दमदार जो है। फिर बांदाना बोलती है अरे हाँ कुरुक तुम हेलो वर्क जा रहे हो है ना। फिर कुर्क बोलता है हाँ मैं हेलो वर्क में ही काम करता हूँ। फिर वो बोलते हैं क्या तुम्हें काम की ज़रूरत है। कुर्क बोलता है हाँ। फिर वो बोलती है क्या बात है, मेरे एक रिश्तेदार में काम करने वालों की कमी है, तो क्या तुम वहाँ पर जाओगे। कुर्क बोलते हैं हाँ ज़रूर। तभी वो खुश होकर कुरुक के पास आती है और उसे गले में उसके गले में हाथ डालती है और बोलती है ये लो ये उनका एड्रेस है। फिर वो बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सिफारिश का काम मैं कर दूंगी। तभी कुर्त बोलता है ठीक है। तो वो बोलती है तुम जाने की तैयारी करो। कुर्त बोलता है ठीक है। तभी वो खुश होकर वहाँ से भागकर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी बांदाना मन में सोचने लगती है कि एक महान गुरु का चेला होने में भी बहुत ज़्यादा कठिन काम करना पड़ता है। फिर हमें कुर्त बताता है कि अद्भुत कारखाने वो है जहाँ पर तलवार, दवाइयाँ और बहुत सी किस्मों की सामानें बनते हैं। फिर कुर्क वहाँ पर जाने लगता है और सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि शहर में अद्भुत कारखाना भी है। और फिर वो वहाँ पर चला जाता है और देखने लगता है क्या ये कारखाना है। और फिर वो बोलता है ये कारखाना जैसा तो नहीं लग रहा है, ये तो घर जैसा लग रहा है। फिर वो घर के सामने आकर देखता है कि ये तो किसी आम आदमी का घर लग रहा है। एक बोर्ड पर लिख रहा था कि एटलियर एल्पिया। फिर वो वहाँ पर जाकर कुंडा खड़खड़ाता है और फिर वहाँ से एक लड़की आती है और वो गेट खोलती है और बोलती है जी आप कौन। जैसे ही वो लड़की गेट खोलती है तो कुर्क देखता है कि क्या छोटी बच्ची एक महान साध्य है। फिर वो देखने लगता है। फिर लड़की बोलती है क्या तुमने कभी बौने लोग नहीं देखे, और वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करती है उसके सामने। फिर कुर्क बोलता है अरे नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। कुर्क बोलता है मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। वो बताता है कि मेरा नाम कुर्क है और मैं यहाँ पर सात्या के हेल्प करने के लिए आया हूँ, क्या वो मान सात्या आप ही हो। फिर वो बोलती है नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए हूँ। फिर वो अपना नाम बताती है। वो बताती है कि मेरा नाम मिशन लाला है। फिर वो पूरी अच्छी तरह बताता है कि मैं बांदाना की सिफारिश से मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद करने आया हूँ। फिर वो बोलती है वाह कोई मदद करने आया है आखिरकार हमारी। फिर वो बोलती है मिलकर खुशी हुई। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चलती है और बोलती है बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए। फिर जैसे जैसे वो उसे अंदर लेकर जाती है फिर वो रसोई घर में जाती है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी बदबू थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर वो लड़की बोलती है कि माफ़ करना, मैं आपको चाहती हूँ कि आप यहाँ पर साफ़ सफाई कर दीजिए, पूरे 3 हफ्ते से मैं यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं कर पाई। फिर उस लड़की को अंदर से कोई आवाज़ लगाता है तो वो वहाँ पर चली जाती है। फिर कुर्क हमारा बेचारा वहीं पर खड़ा रह जाता है और वो वहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए मन बना लेता है। तो फिर वो नाक बोच रखा था तो फिर वो नाक पे से हाथ हटाता है और बोलता है तो चलो अब सफाई शुरू की जाए। पहले वो साफ़ सफाई के लिए अपने कपड़े पर एक कपड़ा बांधता है जिससे उसके रियल कपड़े गंदे ना हो। उसके बाद वो साफ़ सफाई करनी शुरू कर देता है। फिर वो कुछ ही देर बाद कि 30 मिनट्स बाद वो उस रसोई को बिल्कुल चमका देता है और वो बोलता है हाँ यहाँ का काम तो ख़त्म हुआ। फिर वो बोलता है समझ नहीं आ रहा है अब मैं आगे कौन सा काम करूँ। फिर वो उसी लड़की को ढूंढने जाता है। फिर वो बोलता है मिशेल इसी साइड को गई थी ना, इसी तरफ को गई थी शायद। तो फिर वो उसी तरफ को आगे बढ़ने लगता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। तो फिर वो नीचे उतरने से पहले दूसरी साइड देखता है तो उसे एक रूम मिलता है। तो वो वहाँ पर जाकर खटखटाता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है गेट खुला है अंदर आ जाओ। तो फिर वो अंदर जाता है तो वहाँ पर एक लड़की बिना कपड़ों के खड़ी होती है जो कि कपड़े बदल रही थी। तो कुर्क वहाँ पर खड़ा होकर चुपचाप देखने लगता है और वो लड़की भी उसकी तरफ को ही देख रही थी। तो कुर्क एकदम से शर्मा जाता है और बोलता है सॉरी सॉरी। फिर वो लड़की बोलती है लेकिन तुम कौन हो। फिर वो बोलता है जी मेरा नाम कुरुत है, मैं आज ही यहाँ पर नौकरी पर लगा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो लड़की उसके तरफ जाती है
फिर वो बोलती है कि ओफिलिया तो नीचे तहखाने में गई है। फिर वो बोलता है अरे ये क्या, आपके पेट पे ये निशान। वो बोलता है क्या ये कोई शराफ है। फिर वो लड़की बोलती है हाँ मुझे ये शराफ लगा है। तो फिर वो बोलता है क्या मैं इसे छू सकता हूँ। वो बोलती है हाँ तुम इसे छू सकते हो। फिर वो मन में सोचने लगता है इसे छूने से इसे दर्द भी नहीं हो रहा है, शायद शराब का इतना ज़्यादा असर है कि इसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, शायद अंदर के अंग भी खराब हो गए होंगे। तभी उस लड़की के पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, यानी कि उसे भूख लग रही होती है। फिर कुर्क एकदम से वो लड़की भी चुप हो जाती है और वो भी। फिर वो सोचता है हाँ चलो, इसे जानकर खुशी हुई कि इसके अंदर के अंग अभी भी ठीक है। फिर कुरुत उस लड़की से बोलता है आप कहे तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ले आऊँ खाने के लिए। फिर वो बोलती है हाँ ठीक है। फिर वो जाता है रसोई घर में उस लड़की के लिए कुछ खाना बनाने के लिए। वो सोचता सोचता आ रहा था कि हे भगवान, मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं एक नंगी लड़की को हाथ लगा रहा था। फिर वो बिना देखे ही नीचे गिर गया, उसे ठोकर लग गई थी उस टेबल से। फिर बोलता है हे भगवान मुझे माफ़ कर देना। बोलता है भगवान मुझे माफ़ कर देना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूलिया उसी शॉपकीपर के पास आती है जिसके पास वो पहले वो खनिज बेच कर गई थी। फिर वो बोलती है तो अब बताओ तुम इनकी कीमत क्या दोगी। फिर वो लड़की बोलती है 50,000 सोने के सिक्के। तभी हमारी यूलिया बोलती है यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो लड़की भी बोलती है यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलती है मिथिलेल और औरिहार को दोनों के दोनों असली है। फिर यूलिया बोलती है अगर इसके बारे में अफवाह फैल गई तो क्या होगा। फिर शॉपकीपर बोलती है फिर कत्ल होगा या फिर चोरी होगी, क्योंकि ये बहुत सालों अरसों बाद निकला है। फिर वो बोलती है कि इतना अनोखा लड़का दुनिया की नज़र से छिपा कैसे रहा। फिर वो यूलिया बताती है कि सुना है कि वो पहले ड्रैगन दल में काम करता था। फिर वो लड़की बोलती है ड्रैगन ज्वाला दल, मैंने सुना है कि उसका सरदार गिरफ्तार होने वाला है। फिर वो शॉपकीपर पूछती है कि तुम अब इस लड़के के साथ क्या करोगी। फिर यूलिया बोलती है मैं चाहती हूँ कि ये एक माहिर और बहुत अच्छा इंसान बने। यूलिया कहती है कि सोचती हूँ उसे मैं अपना अंगरक्षक बना लूँ। फिर यूलिया बोलती है कि सवाल यह है कि मैं उसे राजी कैसे कराऊँ। फिर वो बोलती है कि उसे अपनी काबिलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यूलिया बताती है कि उसे खुद की ज़रा भी कदर नहीं है और उसे मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा प्यारा कुरुत उस लड़की के लिए खाना बना रहा होता है। जैसे ही कुरुत चेक करता है कि सूप रेडी है या फिर नहीं, तभी हाउस की ओनर आती है और वो रसोई में एंटर होते ही देखती है कि ये क्या है। वो देखती है कि ये कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है पहले से। फिर कुरुक बोलता है माफ़ करना, मैं बिना इजाज़त के ही आपकी रसोई में आ गया। फिर वो बोलती है दलिया। फिर कुरुक बताता है जी हाँ, वो पीछे के कमरे में लड़की है ना, उसे भूख लग रही है तो ये मैंने उसके लिए बनाया है। फिर एल्फिया खड़ी होती है और बोलती है क्या तुम उससे मिले। फिर कुरुक बोलता है हाँ, क्या मैंने उससे मिलकर कोई गलती कर दी। तभी एल्फिया उसका मुंह पकड़कर बोलती है हाँ थोड़ी सी। फिर वो बोलती है कि आगे से आइंदा उस कमरे में मत जाना और ना ही उससे बात करना। फिर वो लड़की बोलती है कि अब तुम उस लड़की का जिक्र किसी के आगे भी नहीं करोगे, कसम खाओ। फिर वो बोलता है जी ठीक है। फिर वो कुरुक पूछता है उस लड़की से अब मुझे क्या करना है, यानी कि एल्फिया से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। फिर एल्फिया बोलती है आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर वो कुरुक का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पर मतलब कि उसके आज की दिहाड़ी देती है, यानी उसके अर्निंग देती है, आज के पैसे दे देती है उसके काम के। फिर कुरुक बोलता है ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर एल्फिया बोलती है शर्माओ मत, रख लो अपने पास। फिर वो बोलती है कल भी इसी वक्त तुम आ सकते हो। फिर कुरुक बोलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर एल्फिया मन में सोचने लगती है कि मैं कितनी लापरवाह हो चुकी हूँ, मैंने एक बाहरी लड़के को उससे मिलने कैसे दिया। आखिर मैं कर तो रही हूँ ये शराब का असर धीमा करने के लिए। फिर एल्फिया उसी लड़की के कमरे में जाती है और बोलती है पर्दे को इस तरह मत हटाया करो वरना तुम्हें कोई देख लेगा। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है, मैं ये माफ़ करना। असल में एल्फिया उस लड़की के लिए वही खाना लेकर आई थी जो कुरुत ने उसके लिए बनाया था। फिर एल्फिया उसका खाने को टेबल पर रखती है, उसे खाने को देती है। फिर वो बोलती है क्या तुम इसे खाना चाहोगी। वो लड़की एल्फिया को गुरु माँ कहती है और गुरु माँ कहती है उसे अपने कपड़े को तो अच्छे से पहना करो। फिर वो बोलती है मैंने कभी कपड़े पहनना सीखा ही नहीं खुद से। फिर वो बोलती है हाँ जाहिर है, तुम्हें कपड़े पहनाने वाला भी कोई और था, आखिर ख्याल रखता था तुम्हारा वो बोलती है जी गुरु माँ। फिर गुरु माँ जैसे ही उसके कपड़े को ठीक करने लगती है। फिर हमारी राजकुमारी गाइस, ये जो बच्ची है ये राजकुमारी है।
तो फिर इसे भूख लगती है। फिर वो बोलती है मुझे माफ़ करना। फिर वो लड़की बोलती है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर एल्फिया बोलती है रुको ज़रा चख लूँ, कभी जहर तो नहीं है इसमें। फिर वो लड़की बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़की बोलती है आखिर ये खाना उसी आदमी ने बनाया है ना। एल्फिया बोलती है हाँ उसी आदमी ने बनाया है जिससे तुम पर भले के लिए ही मिली। फिर राजकुमारी बोलती है कि मेरा दिल कहता है कि उस आदमी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा खाने में। वो लड़की बोलती है कि ऐसे में वैसे भी मेरा शरीर पूरी तरह ख़राब हो चुका है शराब के कारण, कोई जहर देने का सोचा भी नहीं। फिर वो बोलती है मान जाओ ना गुरु माँ, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो एल्फिया कहती है ठीक है। फिर वो खाने के लिए बैठती है और बोलती है क्या खुशबू है। और जैसे ही वो एक चम्मच खाती है फिर वो बोलती है बहुत अच्छा स्वाद है इसका। वो बोलती है कि खा के सुकून मिल रहा है। और गुरु माँ यानी कि एल्फिया उसे देखकर खुश हो रही थी। फिर एल्फिया बोलती है सुनकर अच्छा लगा, चलो तो फिर मैं चलती हूँ। फिर जैसे वो जाने लगती है तो राजकुमारी को कुछ होने लगता है, दिक्कत होती है और वो गला अपना पकड़ने लगती है और फिर वो गिर जाती है नीचे। एल्फिया ये देखकर सोचकर और घबरा जाती है और वो सोचने लगती है मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने खाने से पहले क्यों नहीं चाखा। वो सोचती है ज़रूर उस लड़के ने खाने में जहर मिलाया होगा। तभी वहाँ पर एल्फिया थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ी हो जाती है और घबरा जाती है। फिर वो बोलती है मैं अभी दवा लाती हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है तभी राजकुमारी खड़ी होकर बोलती है रुक जाओ मैं ठीक हूँ अब। फिर वो हंसने लगती है मैं अब ठीक हूँ। फिर गुरु माँ बोलती है क्या सच में तुम ठीक हो। फिर वो बोलती है हाँ। फिर राजकुमारी खड़ी होकर बोलती है मैं स्वस्थ हो गई हूँ। फिर गुरु माँ बोलती है स्वस्थ। फिर वो खुश होकर बोलती है हाँ देखो। फिर वो अपना पेट दिखाती है, वहाँ पर से शराब का निशान हट चुका था। वो देखकर गुरु माँ चौंक जाती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक काले बुर्के में लड़का है और वो बोल रहा है माफ़ कर दीजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शराब टूट जाएगा। वो बोलता है कि मैं फिर से करता हूँ। फिर वो बताता है कि राजकुमारी का नाम है लीजे तोते थी। फिर वो बोलता है कि लीजे की मौत तुरंत हो जानी चाहिए जल्द ही। एल्फिया अब राजकुमारी को लेकर उसी शॉप पर जाती है जहाँ पर यूलिसिया अपने सामान को बेचने आती है। दोनों वहीं पर थी और वो दोनों भी वहीं पर आ जाते हैं और उस शॉप की मालिक का नाम है मीमे। फिर वो बोलती है यूलिसिया बेवकूफ़ ज़रूर है लेकिन पर उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो वो बोलती है कि आप बेफिक्र रहिए, आप लोग मेरे साथ यहाँ पर इसके सामने बात कर सकते हो, बताइए क्या बात है। फिर राजकुमारी अपना चेहरा दिखाती है। उसका चेहरा देखते ही यूलिसिया और मीमे दोनों नीचे झुक जाते हैं और नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं। फिर वो बताती है कि लिली को शराब लगा था। फिर वो बताती है कि इसे शराब लगा था। जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि राजकुमारी को शराब लगा था, यूलिसिया ये सुनकर चौंक जाती है और दुकान की शॉपकीपर भी चौंक जाती है। फिर वो दोनों पूछती है शराब लगा किस लिए। फिर एल्फिया बताती है किसी ने इन्हें कत्ल करने की कोशिश की। फिर ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो बताती है कि लीजे एक लौती बेटी है इनके माँ माइम की, जो कि तीसरे साम्राज्य की राजकुमारी बनने के काबिल है, इसलिए कोई इन्हें मारना चाहता है जिससे कि ये राजकुमारी ना बन पाए। फिर वो बताती है उत्तरी देश से तो हमारी जंग खत्म हो चुकी है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जंग को फिर से शुरू करना चाहते हैं। फिर मिमी को खड़ी होती है और बोलती है शुक्र है राजकुमारी जी आप ठीक है, और उनके जाकर वहाँ पर गले लग जाती है। फिर मिमी बोलती है लेकिन राजकुमारी यकीन नहीं हो रहा है, आपने इतने ताकतवर शराब को तोड़ दिया। फिर वो बोलती है हाँ। फिर वो बोलती है लेकिन इसका श्रेय उस आदमी को बांधना जिस लड़के का नाम क्रूक है। क्रूक नाम सुनते ही दोनों लड़कियां चौंक जाती है और यहाँ पर हमारा एपिसोड 2 भी खत्म होता है। एपिसोड 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।